अगर आप लोग दिल्ली एपीपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके मन में एक जिज्ञासा है कि दिल्ली एपीपी की वैकेंसीज कब आने वाली है या इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट, एक क्लैरिफिकेशन हमें कोई बता पाए, तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको दिल्ली एपीपी के बारे में बताने के लिए आया हूं। ये पीछे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये ऑफिशियल दिल्ली हाई कोर्ट का हमारा जजमेंट या ऑर्डर है, जो 11 फरवरी को पास करा गया था। 11 फरवरी 2026 को पास करा गया था। इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ था कि भाई दिल्ली एपीपी की वैकेंसी के बारे में हियरिंग होनी थी और यूपीएससी को, दिल्ली गवर्नमेंट को अपना जवाब देना था कि दिल्ली एपीपी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाना है उसके रिगार्डिंग जो स्टेज है वो कहां तक प्रक्रिया दिल्ली सरकार ने पहुंची है। बट क्या हुआ था यहां पर, हियरिंग पे मैटर तो लगा था 11 फरवरी को, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। 5:25 दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हो गए थे, तो इसीलिए इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी और इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 15 अप्रैल 2026 को फिक्स कर दी गई थी। तो अब इस मैटर की जो सुनवाई है वो 15 अप्रैल 2026 को होगी, ये तो कंफर्म है। अब इससे पहले कि अब इन द मीन टाइम दिल्ली सरकार ने दिल्ली एपीपी के वैकेंसीज को लेकर क्या अपना क्लैरिफिकेशन करा है या कितना प्रक्रिया का पालन करा है या क्या यहाँ पे स्टेप लिए गए हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम हमारे को जानकारी चाहिए होती है। तो यहाँ पे एक ये आरटीआई की कॉपी आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि रिसेंटली रिक्रूटमेंट रिक्विजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द यूपीएससी, हेंस द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एज आस्क्ड फॉर बाय यू कैन नॉट बी एसेडेड टू। इसका मतलब क्या है? ये है हमारा कब 20 मार्च 2026 को ये एक्शन या ये आरटीआई जब हम फाइल करते हैं, 10 रुपए हमारे खर्च होते हैं। उसके बाद अगर हमारे को कोई डिपार्टमेंट से जानकारी लेनी होती है तो आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल करी जाती है, फिर वो जो डिपार्टमेंट है आपकी जो क्वेरी है उसका जवाब देता है। और यहाँ पे आरटीआई फाइल करी गई थी 19 फरवरी 2026 को यूपीएससी को के पास में रिगार्डिंग दिल्ली एपीपी की प्रक्रिया का क्या अभी तक करंट सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पे 20 मार्च 2026 को यहाँ पे जवाब यूपीएससी ने दिया है कि भाई देखो, दिल्ली सरकार ने हमें एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए 140 पोस्ट के ऊपर ऑर्डर करा था। यह आप लोगों को भी पता है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपडेट भी करा था, ठीक है, बस मैं वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है। तो 140 सीटों के ऊपर दिल्ली एपीपी के एग्जाम कंडक्ट कराने की प्रोसेस यहाँ पे दिल्ली सरकार ने बोला है यूपीएससी वालों आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए। तो उन्होंने रिक्विजिशन मतलब कि एक तरह से प्रपोजल दिल्ली सरकार ने यूपीएससी को दे दिया था कि पर्टिकुलर इतनी वैकेंसीज के लिए 50 सीटें को करीब जनरल को देना, बाकी बची हुई वैकेंसीज रिजर्व कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और अपना एग्जाम कंडक्ट करवाना। अब यहाँ पे यूपीएससी ने इस दिल्ली सरकार के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। यूपीएससी ने बोला है कि भाई देखो, हमें जो है ना रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन, दिल्ली सरकार ने जो हमें प्रपोजल भेजा है उसके अंदर रिजर्वेशन की जो पोस्ट है उसमें कंफ्यूजन नजर आ रही है। इस वजह से हम जो है सरकार के दिए गए प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। हमने प्रपोजल वापसी भेज दिया है कि दिल्ली सरकार हमारे पास जो हमारे मन में जिज्ञासा या क्वेरी पैदा हुई है उसे पहले क्लियर करो। तो अब दिल्ली सरकार जो है पर्टिकुलर जो यूपीएससी के द्वारा क्वेरी रेज करी गई उसको सॉल्व करेगी और नया एक प्रपोजल भेजेगी। फिर यूपीएससी के बाद जैसी प्रपोजल आ जाएगा फिर यूपीएससी बिना टाइम गवाए जो है एकदम नोटिफिकेशन आउट कर देगी। याद रखना, एकदम नोटिफिकेशन आउट कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो नोटिफिकेशन है ये पहले ही 1-2 महीने पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव के वजह से ये जो डिले हुआ है। अब याद रखना, जैसे ही प्रपोजल दिल्ली सरकार जो है अपना नया भेजेगी उसी टाइम यूपीएससी एकदम थप्पा लगा के एक्सेप्ट करने के बाद में और अपना नोटिफिकेशन आउट कर देगी। अब इसका मतलब क्या है कि दिल्ली सरकार के दिल्ली हाई कोर्ट के पास में 15 अप्रैल को तो हियरिंग लगी हुई है, पहले बात है ये। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है वो 15 अप्रैल से पहले पहले नया प्रपोजल भेज देगी, या तो ये होगा या 15 अप्रैल को दिल्ली सरकार के जो वकील साहब हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट को बताएंगे कि बस हमारे को नया प्रपोजल यूपीएससी को भेजना है और उसके बाद में सीधा नोटिफिकेशन फला फला डेट को या फला फला टाइम पीरियड के अंदर जारी कर दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में ये बात बोली जाएगी। इन दोनों में से एक ही बात है। तो अब हमारे को, अगर मैं एक विद्यार्थी हूं, दिल्ली एपीपी की तैयारी करने वाला हूं या तैयारी करना मैं शुरू कर चुका हूं, तो मेरे को यहां पे क्या ध्यान रखना है कि वैकेंसीज विद इन द 15 डेज टू 20 डेज के अंदर नोटिफिकेशन आउट आपका हो जाएगा दिल्ली एपीपी का।
और सिर्फ जो अटका हुआ है नोटिफिकेशन आउट होने से या थोड़ा ऊपर नीचे टाइम पीरियड अगर होता भी है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव की परेशानियों की वजह से होता है या होगा, वरना सारा काम एक प्रोसीजर वाला जो काम है वो सारा अपना कंप्लीट हो चुका है। 15 अप्रैल से पहले पहले या उसके बाद में आपकी वैकेंसी आउट हो जाएगी। अब आपके मन में एक पॉइंट आ रहा होगा, सर सिलेबस क्या होगा? देखो, अगर मेरे से कोई सिलेबस की बात करेगा तो मैं आपको क्लियर बोलूंगा मैं किस चीज के लिए फॉर्म भरूंगा। दिल्ली एपीपी। दिल्ली एपीपी का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे को डिफाइन कहां है बताओ? सेक्शन नंबर 19 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम मुझे दिया जाएगा तो एक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है? पहली बात तो ये है, तो प्रोसिक्यूटर का काम होता है सरकार के बिहाफ पे जो विक्टिम होता है उसको इंसाफ दिलाने का काम एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है। तो यानी कि आप एपीपी हो तो एज पर द सेक्शन 19 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट होगी वहां पे आप दिल्ली एपीपी यानी एपीपी की पोस्ट आपको वहां पे दी जाएगी, यानी कि एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर आपको एपीपी अपॉइंट करा जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। तो यानी कि एक प्रोसिक्यूटर को डिफेंड करना है और अपने क्लाइंट को प्लस अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाना है। किन केसेस में? क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में दिलाना है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कमांड है वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर तो बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। क्योंकि यहां पे क्या होता है, बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप पेपर दे रहे हो दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में डिफिकल्ट पेपर आता है। अब आप इसे बोलो या जैसे मर्जी आप इसे एग्जैगरेट करो, पॉइंट टू बी पॉइंट एट द एंड यही कंक्लूजन निकल के आएगा। अदर स्टेट के कंपैरिजन में दिल्ली का कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली जुडिशरी हो या जुडिशियल असिस्टेंट वाला हो या एपीपी का हो, ठीक है, या मैं DSSB के अंदर लीगल असिस्टेंट की बात करूं या कोई भी डिपार्टमेंट में लीगल असिस्टेंट की बात करूं, तो कंपटीशन एज कंपेयर टू अदर स्टेट दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपकी जो कमांड होनी चाहिए ना, अपने सिलेबस के ऊपर याद रखना, अपने सिलेबस के ऊपर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करूं, अभी तक सिलेबस आया नहीं है, तो क्रिमिनल लॉ के अंदर तो मेरे को अच्छी कमांड बनानी है। क्रिमिनल लॉ में हमारे कानून कौन से होते हैं भाई? BNSS पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। प्रोसीजर मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक, यानी सेक्शन 1 से लेके 531 सेक्शन तक मुझे पता होना चाहिए। और जो कोर सेक्शन है, जैसे कि हमारा सेक्शन नंबर, मैं अगर सम्मन की बात करूं, ये आपका प्रोसीजर का काम है, तो ये पता होना चाहिए। सेक्शन 63 से लेके 71 में सम्मन का प्रोसीजर बताया हुआ है। वारंट की बात करी जाए, सेक्शन 72 से लेके हमारा लगभग 83 तक वारंट का प्रोसीजर बताया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। पीओ की बात करी जाए, आप अगर अखबार पढ़ते हो तो आप जो है ना, कोई भी अखबार ले लो, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी अखबार हो, उसका एक पेज होता है, मुझे पेज नंबर नहीं पता है बट मैं डेली देखता हूं, वहां पे ना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के नोटिस बहुत ज्यादा छपे होते हैं। तो दिल्ली के फला फला मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने फला फला व्यक्ति को पीओ डिक्लेयर करने के लिए पहले नोटिस जारी कराया एज पर दी सेक्शन नंबर 84 क्लॉज 1 के सब क्लॉज पॉइंट नंबर 2 के अंदर साफ लिखा हुआ है ना कि यहां पर जब भी पीओ डिक्लेयर करना है, पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर किसी व्यक्ति को डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले रिटन प्रोक्लेमेशन जारी करा जाता है और वो लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करा जाना चाहिए। तो ये प्रोसीजर है और अखबार में भी छपना चाहिए। तो अखबार आप जब देख रहे हो और वहां पे नोटिस की बात पढ़ रहे हो, तो आपको एग्जाम में भी इस प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा, देख लेना, ठीक है। तो ये प्रोसीजर सेक्शन 84 के बारे में जो भी है, और नया जो एडिशन आया है सेक्शन, अगर मैं 356 पढ़ता हूं, सेक्शन 355 पढ़ता हूं BNSS का, तो उसके अंदर क्या नया चेंज आया है। और अगर सम्मन की बात करी जाए तो अब नया चेंज ये आया है कि सम्मन के अंदर जो पुलिस स्टेशन है और जो रजिस्ट्रार होता है हर एक कोर्ट का, यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट का, उसके ऊपर ड्यूटी बना दी गई है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सम्मन जारी करा जा रहा है, तो उसका नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर वो सबमिट कराना पड़ेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये एक प्रोसीजर है। ये सारी प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए टिप्स के ऊपर। ये क्रिमिनल लॉ है। मतलब हम क्या पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, हमें बस सेक्शन पढ़ लेते हैं, अच्छा FIR है, अच्छा ये आता है हमें 173, ठीक है, अच्छा मैजिस्ट्रेट के पास में FIR दर्ज नहीं हो रही है तो मैजिस्ट्रेट के सामने हम 156(3) जो आज के जमाने में 175(3) होता है, चलो ठीक है। ये नहीं, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हर कोई बच्चा पढ़ के आ जाएगा। लेकिन आप दिल्ली एपीपी यानी कि एज कंपेयर टू अदर स्टेट एक ऐसी जगह पे पेपर देने जा रहे हो जहां कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज और बच्चों से कंपैरिजन में खुद के पास रखनी पड़ेगी, तभी जाके फायदा होगा, और वो फायदा आपको एग्जाम में दिखेगा, याद रखना। अब आप ये सोच रहे हो कि जो सारे बच्चे टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं मैं वही टॉपिक को बार बार रिवाइज करूं, बार बार MCQ करूं, नहीं, उससे काम नहीं होने वाला। आपको टू द पॉइंट एक एक
बातों को पता होना चाहिए, तभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बनोगे और वो इंटरव्यू के अंदर झलकेगा और आपका सिलेक्शन लिस्ट में ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्रिमिनल लॉ में बीएनएस की बात कर रहा हूं। अब बीएनएस के अंदर आपको पता है सब्सटैंटिव लॉ है, तो बीएनएस को पढ़ने का तरीका क्या होता है, बस 3 बातें याद रखना। सेक्शन नंबर क्या है, अपराध का क्या नाम है, अपराध बनता कैसे है, चलो 4 बातें, और इस अपराध में पनिशमेंट क्या बताई हुई है, बात खत्म। अगर ये 4 बातें आपको पता है तो बीएनएस नाम का जो ये कानून है उसमें आप मास्टर हो जाओगे कि अपराध का सेक्शन क्या है, अपराध का नाम क्या है, अपराध बनता कैसे है और इसके अंदर पनिशमेंट कितनी दी जाती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आपसे कोई पूछेगा मर्डर का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे भैया 4 बातें याद रखना, intention to cause death, intention to cause bodily injury which is offender has a knowledge, तीसरा intention to cause a bodily injury which is sufficient in ordinary course of nature, चौथा knowledge है कि मेरा एक्ट eminently dangerous है जो sufficient है डेथ कॉज करने के लिए इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। बस ये चारों में से अगर कहीं भी आपका केस फॉल कर रहा है तो धारा जो है 103 बीएनएस के तहत लगेगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ। तो अब ऐसे ही हर एक अपराध को अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका बीएनएस ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा और एग्जाम के अंदर जो भी कोई क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट है, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड है, अच्छा तो कल्पेबल होमिसाइड के एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो सेक्शन 105 के तहत इतनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अपना पैटर्न आप बनाओगे, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। अब भले ही भीड़ में कितने भी बच्चे हों, आपकी जो वाइब है वो अलग ही झलकेगी, याद रखना। तीसरा हमारा आ जाता है, अब मैंने जब प्रोसीजर पढ़ लिया, ठीक है, मैंने अपने राइट्स लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ लिया, अब जब प्रोसीजर में मैं कोर्ट में जा रहा हूं तो कोर्ट के अंदर सबूत, कोर्ट मेरे सबूतों को कैसे सुनेगा कैसे नहीं सुनेगा, सबूत रेलेवेंट कौन से होंगे कौन से इररेलेवेंट होंगे, एडमिसिबल कौन से सबूत होंगे कौन से नहीं होंगे, कोर्ट मेरे दिए गए डॉक्यूमेंट्स का क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कौन से डॉक्यूमेंट मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता, प्राइमरी डॉक्यूमेंट कब दे सकता हूं, सेकेंडरी कब दे सकता हूं अगर मेरे पे प्राइमरी नहीं है तो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक में एविडेंस दे रहा हूं तो उसके साथ में सीधा मैं व्हाट्सएप का प्रिंट आउट, व्हाट्सएप की चैट का प्रिंट आउट निकाल के कोर्ट को दे सकता हूं क्या, अगर मैं देता हूं तो क्या कोर्ट उसे एडमिट करेगा क्या, क्या सेक्शन 63 का सर्टिफिकेट लगेगा क्या, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई जजमेंट बोला है क्या। तो बस यही आप अपना थोड़ा सा चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम का कानून है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब मैं यूपीएससी मेरा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो इतनी मेरे अंदर समझ होनी चाहिए कि यूपीएससी संविधान से बहुत प्यार करता है, हालांकि प्यार हम भी करते हैं, बट मैं अपने तौर पे बताऊं तो अगर आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दोगे वहां कॉन्स्टिट्यूशन नाम का सब्जेक्ट तो आपका इनबिल्ट होगा, तो इससे अगर मैं इतना पढ़ रहा हूं तो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ में प्रिपेयर करना है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और एज वेल एज मैं कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूं, तो ये तो मेरे को सब्जेक्ट सर्वोच्च तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें मेजरली आपसे क्या पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के कल्चर के बारे में, हाई कोर्ट के कल्चर के बारे में, पीपीज के कल्चर के बारे में, एडवोकेट्स के बारे में, और आजकल पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा चलन चल रहा है तो पार्लियामेंट के बारे में आपको एक पता बात का होना चाहिए, और रिसेंट कोई जजमेंट आया है कि पार्लियामेंट एमपीज के रिगार्डिंग वो आपको पता होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में, यूपीएससी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, एंड कैग के बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ी बहुत अगर मेरे को ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इन टॉपिक्स में से मैंने सारे सब्जेक्ट्स तो प्रिपेयर कर लिए लेकिन मेरे मन में डर है कि मेरे को ज्यादा एरिया पे कौन से फोकस करना पड़ता है, उसके बाद मेरा अगला कदम होता है पीवाईक्यूज का, कि मैं बार बार पीवाईक्यूज अपने सॉल्व करूं और अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करूं कि कौन से एरियाज के ऊपर मेरे को ज्यादा ध्यान देना है। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले ही पीवाईक्यू अपना लेकर बैठ जाते हैं कि चलो यार पीवाईक्यू पहले करने लग जाते हैं, देखते हैं कि चलो इनमें नहीं, गलत है यार ये। आपको पहले अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है 2 से लेके Z तक, उसके बाद आपको फिर पीवाईक्यू देने हैं, पीवाईक्यू पे एनालाइज करना है, फिर अपने क्वेश्चंस निकालने हैं। ये बात मैं अभी बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है। नोटिफिकेशन जब आउट होने से पहले पहले अगर आप ये प्रिपेयर कर लोगे आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, याद रखना। अब ये मेरी बात आप तक कितनी देर कब तक पहुंच जाएगी, जब तक पहुंच जाएगी बहुत बढ़िया रहेगा, याद रखना। लेट अगर करोगे तो नुकसान खुद का ही होता है, याद रखना। इसके अलावा अब यहाँ पे अब वैसे तो यही सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी से बच्चे का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बट क्या होता है कि भीड़ आती है। अब भाई 140 सीटें हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 बच्चा फॉर्म भरता है, तो 1000 बच्चों में से 140 बच्चों को चूज करने के लिए एलिमिनेशन मेथड चूज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए वो क्या डाल सकते हैं, चलो भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके लिए यूट्यूब पे मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको, इसी चैनल पे, ये काम बढ़िया हो जाएगा आपका। इसके बाद सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस, ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है।
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, एक होता है दिल्ली, मेरे को नहीं लगता ये पूछेंगे आपसे, बट स्टिल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये बहुत छोटा सा कानून है, इसका भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड और कौन सा सब्जेक्ट हमारा हो, आईटी एक्ट, आईटी एक्ट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, ये तो मैं भूल ही गया, ठीक है। अब आईटी एक्ट के रिगार्डिंग अभी सरकार ने 2026 के अंदर अपना एक प्रपोजल जारी करा है, मेरा मेन चैनल है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का, उस पर वीडियो बनाई है, एक बार देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, पीडीएफ डाली है, एक बार देख लेना। तो आईटी एक्ट तो आपको करना ही करना है भाई, देखो आज के जमाने में आईटी एक्ट अगर आपका कमांड नहीं है ना, बहुत बेकार है, फिर एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, बल्कि भले मैंने सारे इसके क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, ठीक कर लिए, आईटी एक्ट नहीं है ना, मात खाओगे, पेपर में नहीं खाओगे, इंटरव्यू में खाओगे, देख लेना। तो आईटी एक्ट इज दी मोस्ट 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 प्रायोरिटी देनी है इसे, ठीक है। और कौन सा बचता है हमारा सब्जेक्ट, बस यही है, ठीक है, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने हैं। अगर किसी बच्चे के ये सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गए हैं तो मैं बोलूंगा भाई इन्हें प्रिपेयर करो, अगर किसी का सारा प्रिपेयर हो गया है मैं बोलूंगा आप जो है पीवाईक्यू सॉल्व करो, जिसने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए हैं तो मैं ये बोलूंगा पीवाईक्यूज में से टॉपिक्स एनालाइज करके उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। अगर किसी का वो भी हो गया है तो मैं बोलूंगा कि आप जो है जितना शांति रख सकते हो अपने माइंड में, अपने बॉडी में, ठीक है, सुबह उठो, मंदिर जाओ, पूजा करो, टॉपिक्स रिवाइज करो, सो जाओ, ठीक है। कोई इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को शांत रखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वो शांत जितना रहोगे एग्जाम में वही चीज आपकी झलकेगी, ठीक है। और जिसको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको मैंने बता दी है सारी कहानी, सारी चीजें। और ये बेसिक से सवाल लोग पूछते हैं, सर इसका एलिजिबिलिटी क्या होगी, भैया ये तो पता होना चाहिए यार, बहुत टाइम से इसका बताते आ रहे हैं, एलएलबी के डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट होना चाहिए। किसी बच्चे के सवाल आते हैं सर मेरे 2 साल है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ, अरे क्यों भर सकते हो, जब एलिजिबिलिटी में 3 साल लिखा है तो 3 साल ही चाहिए। सर मैं अभी फाइनल ईयर में मैं भर सकता हूँ, कैसे भर सकते, नहीं भर सकते, ठीक है। और बेसिक से सवाल, सर मेरे 3 साल होने में कुछ महीने बाकी हैं, भाई वो नोटिफिकेशन से पता लगेगा कि 3 साल वो कहां से कहां तक मांग रहे हैं, कहां से कहां तक नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। तो बस यही सवाल है। और हाँ, इसका एग्जाम का पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो भाई इसके अंदर 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 300 नंबर का मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो अब ये 2 घंटे के अंदर 120 सवाल आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कम टाइम के अंदर आपका दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कर करके इतना दिमाग आपका खुल जाना चाहिए, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही एकदम आपका जवाब आना चाहिए। मतलब कहने का मेरा ये है, क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व करने आपको आने चाहिए। अब वो कैसे आएंगे, बार बार प्रैक्टिस, डेली एटलीस्ट अगर आप अभी भी आज से भी चालू करोगे, अगर डेली के आप 100 से लेके 150 एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे ना, तो 10 दिन के अंदर आप 1000 से 1500 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। अब मैं मान के चलो मैं बीएसए ले लेता हूं, तो पूरा बीएसए आप 10 दिन में विद एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे इजीली, बहुत ही अच्छे लेवल का, ठीक है। तो बस जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप के ऊपर ध्यान दो कि भाई मैं कितना पानी में हूं, मेरा कितना सिलेबस पूरा है। देखो ये सिलेबस तो बता दिया, अब ये तो आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 4 5, क्या ये 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। अब सिलेबस के पीछे मत भागो, ये 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, उसके बाद माइनर में ये पीसीए तो आएगा ही आएगा मेरे मुताबिक, सीवीसी भी आना चाहिए मेरे मुताबिक, थोड़ा ऊपर नीचे होगा वो देखा जाएगा बाद में। अब लोगों के मन में एक और दिमाग में कंफ्यूजन आ रही थी कि यूपीएससी का एक ट्रेडमार्क एग्जामिनर का भी पेपर बचा हुआ है सर, उसका भी एग्जाम होना है, उसकी भी 100 वैकेंसीज आई थी और मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है। तो सर क्या ये दोनों एग्जाम मर्ज हो सकते हैं, मैं मन में यही सोच रहा था पहले, जब मैं आपको सारी अपडेट देता हूं तो मैं मन में यही सोच रहा था कि हाँ भाई इसका होने को हो भी सकता है, क्योंकि यूपीएससी के पास इतना टाइम नहीं हो सकता है अपना इन्वेस्ट करने के लिए कि मैं दोनों एग्जाम अलग अलग दिन कंडक्ट करवाऊं, अलग अलग सिलेबस निकालूं, अलग अलग आंसर शीट चेक करूं, सब कुछ अलग अलग करूं। बट एक दिमाग में ये भी पॉइंट आया, भाई यूपीएससी के अंदर दिल्ली एपीपी की बिल्कुल पोस्ट एक लेफ्ट है और यूपीएससी एग्जामिनर की एक राइट है, तो दोनों का एग्जाम कैसे कंडक्ट करवा पाएंगे अगर मर्ज भी करा जाए तो। क्योंकि यूपीएससी के लिए मेरे को ये ट्रेडमार्क एग्जामिनर के लिए मेरे को सिविल लॉ के ऊपर अपनी कमांड अच्छी बनानी पड़ेगी, दिल्ली एपीपी के लिए क्रिमिनल लॉ के ऊपर कमांड मुझे अच्छी बनानी पड़ेगी। और अगर यूपीएससी चाह रहा है कि बच्चों की ना भीड़ बहुत आ गई है, बच्चों का एलिमिनेशन मैटर बहुत अच्छे लेवल का करना है, तो हम जो है दोनों एग्जाम मर्ज करके कंडक्ट करवाते हैं और उनका सिलेबस भी सिविल लॉ भी डाल देते हैं, हम क्रिमिनल लॉ भी डाल देते हैं। बहुत ही वो सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, तो होने को हो भी सकता है, बट मेरे मुताबिक अगर मेरे इंट्यूशन की बात पूछोगे तो नहीं होगा, बट बाकी डिपेंड करता है टाइमली। बट ये सारी बातें साइड रखते हुए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो जल्द से जल्द, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी बैच चाहिए
पर्टिकुलर बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस का, ठीक है, कोई भी चाहिए तो आपको एप्लीकेशन है हमारी, ये दिख रही होगी, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। मैं होपफुली शायद मैं प्लान करूं कि दिल्ली एपीपी का बैच लाने का, ठीक है, बट आई एम नॉट कंफर्म्ड। बट अगर आप लोगों का कोई मन हो तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अपने आप विचार जरूर बताइएगा। हम बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे, बट मेरा मतलब कोई ऐसा मैं कोचिंग नहीं चलाता हूं, याद रखना। ये मैं अपने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बैच के बच्चे हैं वो ये सारे मेरे व्यवहार के बारे में, मेरे नेचर के बारे में जानते हैं। मेरा एक मन में यही इंट्यूशन रहता है कि एक दोस्त लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं, तो किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, तो जिसको जिस पोर्शन पे ज्यादा आता है तो वो दूसरे की मदद करता है। मैं भी सीखता हूं, आप भी सीखते हैं, तो इस माहौल में हम अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते आए हैं, बच्चों के पेपर क्लियर भी हुए हैं, और ऐसी ही जर्नी चलती रहती है, ठीक है। तो जैसा भी आपका विचार होगा एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।